अरे बैठ जाओ रे। अरे इस टाइप से नहीं बैठना, अच्छे से बैठना है। इस टाइप से नहीं बैठना, अच्छे से बैठना है। ये नई डिजाइन लेकर आए बैठने की, देखिए। चलिए भाई स्टार्ट करते। कर दिया स्टार्ट। चलिए कौन सा टॉपिक स्टार्ट करवाया था? करवा दिया ना। चलिए बैठ जाओ एक बार। अच्छा सारे लोग मुझे बताइए, बिजोलिया स्टार्ट करवा दिया क्या? करवा दिया बिजोलिया स्टार्ट? ठीक है। एक बार समझो, एक बार आपने दो तीन चीजें पहले स्टार्टिंग में पढ़ाई हैं किसान आंदोलन का टॉपिक स्टार्ट करने पे। हमारा जो टॉपिक है वो है किसान आंदोलन। और मुझे बताइए, लड़कियां बताएंगे किसान कहां के थे? बताइए कौन से देश के थे? भारत देश के थे। अब यहाँ दो टाइप की चीजें मैंने स्टार्टिंग करने से पहले पढ़ाई थी। जब हम किसान आंदोलन स्टार्ट करते हैं तो दो टाइप के पैटर्न पढ़ते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए, किसान आंदोलन को हम किसान आंदोलन क्यों कहते हैं? किसानों द्वारा किया गया। अच्छा चलिए लड़कियां बताएंगी किसान किस जाति के होते हैं? ओनली गर्ल्स। किसान किस जाति के होते हैं? धागड़ जाति के। अरे किसानों की कोई जाति नहीं होती, जो खेती बाड़ी करेगा कोई भी कास्ट का हो वही किसान है। ठीक है। हमने दो तीन फैक्ट, दो तीन चीजें यूज की थी। सबसे पहले मैंने सोल्व करवाए थे कर, और सेकंड मैंने जो आपको सोल्व करवाया था वो था सामंत, सामंती श्रेणी। ये करवाई या नहीं करवाई बताओ? कर याद करवाए थे क्या? अच्छा पहला कर का नाम क्या था? उद्रंग। क्या नाम था? ऐसा कर जो काय के रूप में दिया जाए। दूसरा कौन सा था? वो कर ऐसा कर जो। तीसरा कर कौन सा था? छठुन, मतलब सामंत अपनी कुल कमाई का 1/6 भाग राजा को देता था। तीसरा को चौथा कौन सा है? गनीम बराड़ कब लिया जाता था? युद्ध के समय। तो युद्ध के समय कौन सा लिया जाता था? गनीम बराड़। उसके बाद कौन सा है? कौन सा? न्योत बराड़। किसकी शादी पे? राजकुमारी, किसानों की लड़की की शादी पे। इसके बाद कर कौन सा था? चबरी के बाद कौन सा था? कौन सा? लाख। लाख का अर्थ क्या होता है? अतिरिक्त कर, एक्स्ट्रा। और बाग का अर्थ क्या होता है? बिना पैसे के काम। लाटा का अर्थ क्या होता है? और कूता का अर्थ क्या है? नया सामंत बनेगा तो ऐसी रियासत जहां कभी भी तलवार बंधाई नहीं वसूला गया। जोधपुर में क्या कहते थे? पेशकशी हुक्मनामा। उदयपुर जयपुर में क्या कहते थे? नजराना। बिजौलिया स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है। सामंती श्रेणियां बताई थी क्या? मेवाड़ में सामंतों की कितनी श्रेणियां? 3। कौन कौन सी? 16, 32, गोल। मारवाड़ में कितनी श्रेणियां? 4। कौन कौन सी? राजवी, गनायत, सरदार, और लास्ट की कौन सी है? मुत्सद्दीन। अच्छा जैसलमेर में सामंतों की कितनी श्रेणियां? 2। जैसलमेर में कौन कौन सी? डोली और जीवनी। कोटा में कितनी? कौन कौन सी? ठीक है। और कौन सी बताई थी? हाँ जयपुर में कितनी श्रेणियां? 2। कौन कौन सी? ताजमी और खास चौकी। ये तो बताया था। बिजौलिया स्टार्ट कर दिया। बिजौलिया कब से कब तक चला है? 1897 से 1900। बताओ कितने साल? हिंसात्मक या अहिंसात्मक? विश्व का सबसे लंबा आंदोलन कौन सा है? और सबसे अहिंसात्मक आंदोलन कितने साल चला? स्टार्ट कब हुआ? खत्म कब हुआ? कितने चरणों में पढ़ोगे? कितने चरणों में? चलो मुझे बताओ, बिजौलिया आंदोलन का कारण क्या था? 84 प्रकार के कर। प्रथा कौन सी? लाग बाग। प्रथा कौन सी? लाटा कूता। बता रखी है ना। चलो मुझे बताइए, बिजौलिया जो था, बिजौलिया कौन सी श्रेणी का ठिकाना? एक नहीं, प्रथम। एक श्रेणी कौन सी होती है? तो कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? एक। कौन सी श्रेणी? एक। अच्छा एक श्रेणी का नाम क्या था? 16। अरे क्या नाम था?
बताइए सामंत किस जाति के होते थे, कि क्या कहलाते थे? इनको क्या कहते थे? राउजी। और क्या कहते थे? उमराव। चलो बताओ किसानों की जाति कौन सी? किसान एक दूसरे को क्या कहते थे? कामरेड। क्या कहते थे? कामरेड का दूसरा नाम साथी। क्या नाम है? अच्छा बताओ, अब मुझे एक बात बताएंगे, पहला चरण हमने स्टार्ट किया तो पहला जो चरण है उस पहले चरण की टाइमिंग क्या है? 1897 से 1900। ठिकानेदार कौन था उस समय? कृष्ण सिंह। कौन था बताओ? राजा कौन था? राजा कौन है? फतेह सिंह। अब मुझे तो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? कौन से गांव से? गिरधारीपुरा गांव में क्या कर रहे थे? काय का आयोजन था? किस किसान के यहाँ? किसान इकट्ठे होकर कितने किसान नियुक्त किए? पहले का नाम, दूसरे का नाम। क्या करते हैं ये? उदयपुर जाते हैं। उदयपुर में क्या राणा से क्या किए? राणा ने बदले में कौन सा आयोग भेजा? अरे कौन सो भेजो? हामिद हुसैन ने रिपोर्ट दी थी क्या? किसके पक्ष में? कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई ना। कार्रवाई नहीं हुई तो बाहर निकल के कौन आया? 1903 में कौन सा कर लगा दिया? और राज्य से बाहर किनको निकाल दिया? और 1903 में चवरी कर लगाने वाला सामंत कौन सा था? कृष्ण सिंह। कौन सा हो गया? कृष्ण सिंह की 1906 में क्या हो जाती है? मृत्यु। नया सामंत कौन बनेगा? कौन बना? पृथ्वी सिंह। कौन बना? पृथ्वी सिंह ने 1906 में कौन सा कर लगाया? तलवार बंधाई कर लगते कितने लीडर निकल के आए? 3। पहला बताओ, पहला कौन है? दूसरा, तीसरा? साधु सीताराम दास ने कौन सी संस्था बनाई थी? अच्छा इतना नहीं करवाया क्या? एक बार कॉपी देख लेते कहां तक करवा दिया। आधे लोग तो मुझे देख के कंफ्यूज हो रहे हैं, ये कौन आ गया देखो। हाँ करवा तो दिया, सेकंड चरण भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए सारे लोग, पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद नया सामंत कौन बना? केसर सिंह। उसे क्यों पद से हटा दिया? एज क्या थी? कम। उसकी जगह पे किसको बनाया? फिर मैंने आपको बताया था कि साधु सीताराम दास नेशनल नेता की खोज में थे और इस दौरान मीटिंग में भाग लेने कहां गए? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में मुलाकात किससे हुई? विजय सिंह पथिक को कहां के लिए इनवाइट किया? बिजौलिया के लिए। पथिक जी आए थे क्या? देखो मुलाकात तो ये 1915 में, और पथिक जी बिजौलिया कब आए? पथिक जी का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। पथिक जी राजस्थान के थे क्या? कहां के थे? वास्तविक नाम क्या था? उनका संदेश वाहक कौन था? बताया था क्या? संदेश वाहक कौन सा था? तुलसा भील। अच्छा ये बिजौलिया कब आए भाई? 1916। इन्होंने अपना केंद्र कौन सा बनाया? उमा जी का खेड़ा। कौन सा बनाया? अब मुझे लगता है यहीं तक पढ़ा है शायद हमने, इससे आगे पढ़ना है ना। चलिए भाई आगे पढ़ लेते हैं, और आगे बड़ी गंभीर विषय है, ये आपको सारा का सारा याद हो गया। अब हम सेकंड चरण की बात करेंगे आगे। हमारा चरण चल रहा है दूसरा, दोवां चरण, और दूसरे चरण का कार्यकाल है 1915 से लेकर 1923 तक। 1915 से लेकर 1923 तक ये टाइम पीरियड है भाई इसका। देखेंगे आगे। साफ साफ शब्दों में एक चीज पता है हमें, दूसरे चरण का मोस्ट जो लीडर है वो है विजय सिंह पथिक, और पथिक के साथ 2 व्यक्ति सहयोगी हैं, एक रामनारायण चौधरी और एक है माणिक्यलाल वर्मा। रीजन ये, माणिक्यलाल वर्मा यहाँ का लोकल व्यक्ति है बिजौलिया का। माणिक्यलाल वर्मा अपना गुरु विजय सिंह पथिक को मानते थे, और ये बताते हैं कि माणिक्यलाल वर्मा को देश प्रेम की जो शिक्षा है वो माणिक्यलाल वर्मा को विजय सिंह पथिक ने दी है। तो विजय सिंह पथिक से उन्होंने देश प्रेम की शिक्षा ग्रहण की है। एक तो मुद्दा ये है, जिसके बाद ये बताते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया आंदोलन में लड़ने भिड़ने में। दूसरी बात यह कि चलो मान लिया हमने कि विजय सिंह पथिक बिजौलिया 1915 में मुलाकात की और 1916 में आए। पथिक जी ने पहला एक्शन क्या लिया? पथिक जी ने कहा कि किसी आंदोलन को यदि आपको सफल करना है तो पहले किसानों की संख्या बहुत ज्यादा कर लो।
जिसकी मांग है, जिसकी समस्या है, उनकी संख्या बढ़ानी है। लेकिन बिजोलिया के लोगों की संख्या बढ़ाएं कैसे, कैसे, किस मकसद से बढ़ाएं? आपको मैंने बताया बिजोलिया आंदोलन का कारण क्या है, 84 प्रकार के कर। लेकिन मान लो सेकंड चरण में आंदोलन का कारण, तो सेकंड चरण में आंदोलन का कारण क्या था? सेकंड चरण में आंदोलन का कारण था जो जनता पीड़ित थी 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, पहला विश्व युद्ध। और इस विश्व युद्ध में जान और माल की हानि हो रही थी अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने उसकी भरपाई के लिए किसानों पर प्रति हल 10 रुपए का टैक्स थोप दिया कि प्रति हल, इस विश्व युद्ध की भरपाई के लिए आपको प्रति हल 10 रुपए टैक्स के एक्स्ट्रा चुकाने होंगे। जिसकी मार टैक्स की इतनी पड़ी कि किसान पहला चुका नहीं पा रहे, पहले ही आंदोलन कर रहे, पहला ही नहीं दिया जा रहा, एक और लगा दिया, कहां से दे? इसलिए पथिक जी को लेकर आए क्योंकि बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा इस नए टैक्स के खिलाफ, पहले चुकाए नहीं जा रहे, एक और लग गया। तो सेकंड चरण में भी आंदोलन का अलग रीजन है कि सेकंड चरण में भी आप 84 प्रकार के कर कोई बैग में लेके घूमे, ऐसा नहीं। तो दूसरे चरण का कारण यह है, पथिक जी आए तो पथिक जी ने खंडर भवन था भूत प्रेतों वाला उमा जी का खेड़ा, उसे अपना केंद्र बनाया। वहां उनका एक, मैंने आपको संदेश बाग बताया था, तुलसा भील, जो एक दिन में 27 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जनता तक इनकी खबर पहुंचाता था। पथिक जी जब आए तो पथिक जी ने आके यहाँ सबसे पहले संस्था बनाई कि पहले आप एक काम करते, किसानों को मोटिवेट कीजिए, किसानों को कनेक्ट करो आंदोलन से। जितने ज्यादा किसान संख्या में होंगे उतना ही ज्यादा आंदोलन सफल होगा। तो इसलिए उन्होंने पहले पंचायतों का गठन किया और पंचायतों का गठन करके कुछ कुछ पंचायतें बनाई जिनका काम था आप जाकर गांव गांव पंचायत करेंगे और किसानों को मोटिवेट करके आंदोलन से जोड़ेंगे। तो पथिक जी द्वारा बनाई गई बिजोलिया में जो संस्था है, तो एक तो पॉइंट ये आता है कि बताइए सेकंड चरण में आंदोलन का कारण क्या था? तो सेकंड चरण में जो आंदोलन का कारण आप मानोगे, तो आंदोलन का कारण है सेकंड चरण में प्रति बीघा। आंदोलन का कारण है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 से लेकर 1918 दौरान किसानों पर प्रति बीघा 10 रुपए कर लागू करना। यह भी आपको ध्यान रखना कि प्रति बीघा 10 रुपए लागू करना, ये पहले विश्व युद्ध की भरपाई करना चाहते थे अंग्रेज, ये मकसद हो गया। अब हमें ये पता है कि किसान, देखो पहले 84 प्रकार के कर चल रहे हैं, उन्हें तो साधु सीताराम दास हैंडल कर रहे हैं, नई चीज आई। और इस टाइप का मैटर तब कि नेशनल लेवल का मैटर है कि पूरे अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज किसानों की खाल भी खींचकर टैक्स वसूलना, उनको ये भरपाई करनी है। तब विजय सिंह पथिक ने कहा देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, तो पथिक जी ने कुछ संस्थाएं गठित की यहाँ आते। तो पथिक जी द्वारा गठित जो संस्थाएं, उनका जरिया बनाया गया। तो पथिक जी द्वारा गठित संस्थाएं, अब एक तो पॉइंट ये आता, चलो मैं आपसे कहूं कि पथिक जी द्वारा गठित संस्थाएं कौन सी थी। तो एक तो आप जनरली आप पढ़ते आए होंगे आज से, उपरमाल पंच बोर्ड, वो तो है ही, 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बनाया गया। लेकिन ये आए जरूर 1916 में थे, लेकिन इन्होंने बिजोलिया में 1915 में पहले से एक संस्था की शाखा खोलती थी, ब्रांच खोल दी थी। अब आप कहोगे कि 1915 में ब्रांच खोली और आप कह रहे हो 1916 में आए, लेकिन साधु सीताराम दास को पहले ही ब्रांच का अथॉरिटी देकर 1915 में बिजोलिया में पहले एक ब्रांच खोल दी थी एक संस्था की, विद्या प्रचारणी सभा। और जब 1917 में खुद चलकर आए तो साधु सीताराम दास के प्रयासों से, उनके सहयोग से इन्होंने एक संस्था और बनाई थी, उपरमाल पंच बोर्ड। आज तक आप संस्कृत डिपार्टमेंट तक के पेपरों में केवल उपरमाल पंच बोर्ड ही पूछा गया है। उसके कई टाइप के एंगल है क्वेश्चनों के, उन सारे टाइप के एंगलों को देखेंगे। तो पहली बात आती है कि पथिक जी द्वारा बनाई गई संस्था कौन सी थी। तो पहली संस्था बनाई गई थी विद्या प्रचारणी सभा बिजोलिया में। इसकी एक ब्रांच खोली है जो पहले से चल रही थी, संस्था विद्या प्रचारणी सभा। विद्या प्रचारणी सभा 1916। और ये जो विद्या प्रचारणी सभा है, ये एक ब्रांच है जो यहाँ खोली गई 1915 में खोली गई बिजोलिया में। ये बिजोलिया में 1915 में ब्रांच खोली। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि साहब पथिक जी तो 16 में आए तो 15 में कैसे बना दी। तो अथॉरिटी उन्होंने
साधु सीताराम दास को देकर भेजा था, तो 1915 में यह ब्रांच खोली है। और ये आपको ध्यान रखना है, यह बिजोलिया में खोली गई एक शाखा है, बिजोलिया में खोली गई एक शाखा, खोली गई शाखा है, और इसका मकसद है किसानों में जागरूकता लाना। शाखा थी जिसका मकसद है किसानों में जागरूकता लाना। चलो ये मान लिया हमने कि इसका काम है, एक संस्था है जो जागरूकता पैदा करेगी किसानों में। लेकिन कहीं ना कहीं पथिक जी इस चीज को भी फील करते थे कि कोई अपने लेवल पे एक संस्था बनाई जाए, यहाँ के लोकल लोगों की। गांव वालों को गांव वाले अच्छे से समझा सकते हैं, उनको पता है कि किस व्यक्ति को कैसे हैंडल करना है, तो हम यहाँ के कुछ लोगों की पंचायत बनाते हैं। तो इन्होंने पथिक जी ने उस समय केंद्रीय पंचायत बोर्ड का गठन किया था बिजोलिया में, और केंद्रीय पंचायत बोर्ड का गठन करके इन्होंने एक संस्था बनाई थी यहाँ, उपरमाल पंच बोर्ड। सबसे ज्यादा यही उपरमाल पंच बोर्ड ही पूछा गया आज तक, उपरमाल पंच बोर्ड। और जो उपरमाल पंच बोर्ड बनाया गया था 1917 में, ये आपको ध्यान रखना है, इसको बनाया गया उपरमाल पंच बोर्ड है। और उपरमाल पंच बोर्ड कब बनाया गया है? 1917 में। बात को समझे, ये उपरमाल पंच बोर्ड है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही वो किसानों की पंचायत थी बिजोलिया में, जो बिजोलिया के हर एक किसान तक पहुंचने की पूरी क्षमता रखती थी। और इन्होंने पहुंच बनाई भी है, और उसका मकसद केवल इतना है कि हर एक बिजोलिया के किसान को आंदोलन से जोड़ा जाए। एक तो पॉइंट आता है कि बताइए इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना का समय 1917 में, एक समय बताते हैं, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में इसकी स्थापना हुई है, हरियाली अमावस्या को। दूसरी बात आती है स्थान, बताइए कि स्थापना कहाँ हुई है? तो स्थापना स्थान भी होगा कोई, तो यह स्थापना स्थान है बैरसल गांव। बिजोलिया में गांव था बैरसल गांव, कि बैरसल गांव बिजोलिया में इनकी स्थापना हुई है। दूसरी बात आती है इनका अध्यक्ष, कि सरपंच किसको बनाया। अगर विजय सिंह पथिक खुद ही सरपंच बन जाते तो वो तो वैसे ही ढूंढे जा रहे हैं, सर्च किए जा रहे हैं, वो तो पहले से ही वांटेड है। तो इसका अध्यक्ष इनको द्वारा बनाया गया था मन्ना पटेल को। किसको अध्यक्ष बनाया गया है? ये मन्ना पटेल सबसे ज्यादा आया हुआ है। आपसे पूछा जाए बताइए उपरमाल पंचबोर्ड क्या है, तो इसे कहेंगे आप किसानों की पंचायत। कि उपरमाल पंचबोर्ड क्या थी? तो ये किसानों की एक पंचायत थी। नाम उपरमाल पंचबोर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी में इसका नाम किसानों की एक पंचायत का नाम था। ये थी किसानों की पंचायत। मान लो आपको किसी गांव के किसी भी व्यक्ति से प्रॉब्लम है, तो गांव के लेवल पर ही तो पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हो आप, बाद में तो कानूनन आप हथियार अपनाते हो। पहले तो गांव के लेवल पे लोगों को इकट्ठा करके पंचायत करके इसको सॉल्व करने का मकसद होता है। यही पहले मैटर चल रहा। तो एक बार इसको बनाएंगे, इस पे इंपोर्टेंट लगा लेंगे उपरमाल पंच बोर्ड पे, उपरमाल पंच बोर्ड। और आप देखो कि जब कोई व्यक्ति उम्मीद दिखाता है तो उम्मीद होती है। जो विजय सिंह पथिक ने उन्होंने वादे किए कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा किसी भी कीमत पर, आपके अधिकार जितने भी खंडित हुए हैं सारे अधिकारों की मांग में उठाऊंगा, और हर हाल में आप किसानों को आपके हक दिलाऊंगा। लोगों में आराम से, अच्छा 21 उपलक्ष्य पे है, किसका बर्थडे है? आपका बर्थडे है? ऐसी दे दी, आया नहीं तो भगवान करे जल्दी आए, सबका आता है। देखो क्यों दुनिया में तो लेट नहीं आए आप, टाइम से आ गए, तो फिर बर्थडे क्यों लेट आए? ये आपके हाथ में कुछ नहीं है, जब आना होता ही जाता है। बाबा रामदेव ने कहा करने से होता है। देखो आप देखेंगे, मुझे बताइए कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं भाई हम? बिजोलिया। कौन सा आंदोलन पढ़ रहे हैं? बिजोलिया में पथिक जी 1916 में आए, लेकिन ब्रांचें कितनी, संस्थाएं कितनी गठित की हैं? 2।
पहली कौन सी है? विद्या प्रचारिणी सभा। कब बनाई गई है? और दूसरी कौन सी है? उपरमाल पंच बोर्ड। ये कब बनाई गई है? उस समय कौन सी अमावस्या थी? कौन सा गांव है भाई? अध्यक्ष कौन है? मन्ना पटेल। और ये क्या थी? किसानों की पंचायत। बताते पथिक जी ने लोगों को कनेक्ट करने के लिए केंद्रीय पंचायत बोर्ड बनाया था, और उस केंद्रीय पंचायत बोर्ड के ये कह सकते तहत इन संस्थाओं का गठन किया गया, जिस संस्था का केंद्रीय पंचायत बोर्ड की जिम्मेदारी पटेल को सौंपी गई। पटेल को पथिक जी ने खुद ने क्यों नहीं ली पंचायत की जिम्मेदारी? क्योंकि पुलिस ढूंढ रही थी। कौन ढूंढ रही थी? पुलिस ढूंढ रही थी। तो इसलिए प्रशासन उनको अपराधी मानता था और उनको सर्च किया जा रहा था। अब यह बताते हैं कि जब मांग उठाई गई, तो आप मुझे बताइए सेकंड जो चरण है उसका रीजन क्या है? प्रति बीघा कितने रुपए हैं? तो इसने कह दिया, पथिक जी ने सारे किसानों को इकट्ठा किया और कहा, ना पुलिस से डरेंगे ना प्रशासन से डरेंगे, केवल हम अपनी मांग रखेंगे, ना पुलिस से ना प्रशासन से, किसी से नहीं डरेंगे। ये नारे के साथ इनको मोटिवेट किया गया। लोग बड़े जोश में तो थे, 1897 से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन कोई जोशीला व्यक्ति नहीं मिला, और ऐसा जोशीला जो जेल तोड़ के आया ताजा ताजा, अभी ताजे अभी तोड़ के आया था। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा बताते हैं, इसमें अग्रेसन था। और सबसे मेन बात है, ये व्यक्ति ट्रेंड क्रांतिकारी था। वर्धमान विद्यालय में इन्होंने ट्रेनिंग ग्रहण की थी क्रांतिकारी बनने की, तो इन्हें लड़ना भिड़ना भागना सारे के सारी चीजें आती थी, तो ट्रेनिंग लेकर आए थे। इन्होंने क्या पूरे बिजोलिया में माहौल क्रिएट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति कर नहीं देगा। लेकिन खुले में किसानों ने मांग नहीं उठाई, तो एक व्यक्ति पहली बार जिसने मांग उठाई बेगार ना देने की, कर ना देने की, तो सबसे पहला व्यक्ति जिसने ये पहली मांग उठाई है। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, आपको 5 ऑप्शनों में 5 व्यक्तियों के नाम दे दिए कि इनमें छांटो बिजोलिया से संबंधित कौन कौन से हैं, और आपको 5 ही नहीं आते, तो आंसर कहां से आएगा? तो इसलिए आपको ये भी तो चीजें देखनी है। तो यहां सबसे पहले बिजोलिया में सबसे पहले कर ना देने और बेगार ना देने का नारा लगाया। तो बिजोलिया में सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसने एक नारा लगाया था, और ये मान लीजिए कि जिस व्यक्ति का जो नाम था, वो व्यक्ति का नाम था नारायण पटेल। ये नारायण पटेल खूब पूछा गया है कि नारायण पटेल का संबंध बिजोलिया से है या नहीं है। तो पहली बात तो ये है, सबसे पहले बिजोलिया में कर ना देने का नारा लगाने वाला कौन है? नारायण पटेल। बेगार ना देने का नारा किसने लगाया? जो व्यक्ति खुले में दिखेगा उसे तो उठा के ले जाएंगे पुलिस वाले। तो पुलिस वाले आए कि इस जनता को भड़का कौन रहा है, कर ना देने का नारा कौन लगा रहा है? नारायण जी पटेल, इन्हें उठा लो। और इन्हें उठाकर कैद कर दिया जेल में। पथिक जी को पता लगा कि हमारा एक अहम व्यक्ति है जो कैद कर लिया गया है। तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि तुम इतने किसानों के होते हुए आपका एक मेन व्यक्ति कैद खाने में उठा लिया गया है, यदि उसे रिहा नहीं करवाया गया तो प्रशासन अपनी जीत मानेगा और तुम्हारा दमन कर देगा। अब समय यह है, मौका है कि आपको अपनी पावर दिखानी होगी, सरकार को फील करवाना होगा कि किसान यदि सड़क पर आ जाए तो प्रशासन ठप किया जा सकता है। यदि हमने नारायण जी पटेल को रिहा करवा लिया तो ये हमारी जीत होगी, और हम उस जीत के थ्रू हम बाकी की मांगे रख सकते हैं। तो इसलिए सारे लोग इसे छुड़ा कर लाए। तो सारे लोग गए, उन्होंने जेल को घेर लिया, और जेल को घेर कर नारा दिया, नारायण जी को छोड़ दो या हमें भी जेल दो। और 2000 किसान थे, और 2000 किसानों ने जेल को घेर कर बहुत तेज आवाज में नारे लगाए, नारायण जी को छोड़ दो या हमें भी जेल दो। प्रशासन को झुकना पड़ा, और प्रशासन ने नारायण जी पटेल को छोड़ दिया, रिहा कर दिया। पथिक जी के पास किसान खुशी खुशी गए, और पथिक जी ने सेलिब्रेट किया और कहा, यह किसानों की जीत है, पहली जीत है, और इसके बाद हम अपने आंदोलन को भी सफलता की तरफ ले जाएंगे। तो ये नाम मात्र की आंशिक जीत मानी गई है। दूसरी बात है कि यहां व्यक्ति था बबनलाल स्वर्णकाल। आपने कभी 26 जनवरी और 15 अगस्त पे देखा हो, तो जब ये आयोजन होते थे तो वो हारमोनियम वाला नहीं मिलता था। 26 जनवरी देखा होगा ना, 15 अगस्त 26 जनवरी पे तो गांव का एक ही व्यक्ति हुआ करता था जो इसमें पूरे 26 जनवरी 15 अगस्त पे स्कूलों में जाया करता था। और जिस दिन 26 जनवरी 15 अगस्त होती उसकी वैल्यू बन जाती थी। तो जानबूझकर वो घर से बाहर रहता था, लोग खेतों में ढूंढने आए, लोगों को माहौल तो पता चले कि मेरी कितनी वैल्यू है, जानबूझकर बाहर रहता था। ऐसे ही बताते हैं, यहाँ बबनलाल स्वर्णकाल नाम का एक व्यक्ति था, प्रज्ञा चक्षु बबनलाल स्वर्णकाल। ये हारमोनियम लेके घूमता था। कौन सा व्यक्ति है? बबनलाल। और ये बताते हैं कि इसको जिम्मेदारी दी गई कि आप भी किसानों को मोटिवेट करो। तो ये व्यक्ति गीत गाकर किसानों को मोटिवेट किया करता था, और इसके द्वारा
गीत गाया गया था, मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो ना लागो सुन राणा फतमाल रे। तो ये मेवाड़ी भाषा में गीत गाकर मेवाड़ के किसानों को, बिजोलिया के किसानों को मोटिवेट किया करता था। और इस कारण से बता दें दोनों का योगदान है। अब मैं आपसे कहूं, बताइए बिजोलिया से संबंधित कितने व्यक्ति जानते हो आप? पहला है, दो ही जानते हो? अरे झंडू देखो मैं बताता हूँ, दो ही जानते हो। 3 दिन हो गए, दो ही लोग जानते हो। मैं बताता हूँ, रुक जाओ मैं बताता हूँ, आप दूसरी दिशा में ले जाओगे। देखो, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकरण, नानजी, ठाकरी, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिकलाल वर्मा, नारायण जी पटेल, बबनलाल। ये तो कई हो गए, अभी तो दो ही थे, अभी तो दो ही थे ना, अब तो 8-9 हो गए ना, अभी तो आएंगे, अभी आए तीसरे चरण में आएंगे, अभी तो दूसरा चरण ही चल रहा है। अब मुझे बताइए, हाँ मन्ना लाल पटेल भी है, नहीं आराम से देखो, मुझे बताएंगे अब सारे लोग कौन सा चरण चल रहा है हमना? अरे कौन सा चल रहा है? कैद करके किसको ले गए? पहली बार जिसने नारा दिया कर नहीं देंगे और इसलिए इसको रिहा करवाए। कितने किसान रिहा करवा के लाए? फिर व्यक्ति कौन सा है? इसने कौन सा गीत गाया? मेवाड़ी गीत कब बताया मैंने? अब देखेंगे, अब मेरे साथ बनाएंगे। अब बिजोलिया में प्रथम कर ना देने और बेगार ना करने, हाँ बेगार ना करने का नारा दिया नारायण जी पटेल ने। नारायण जी पटेल ने और जो नारायण जी पटेल थे ने कैद करके जेल में डाल दिया गया। कितने किसान जेल को घेरने गए? 2000 है बिजोलिया जेल, हाँ इन्हें कैद कर लिया। और ये ध्यान रखना है, इनकी रिहाई के लिए इनकी रिहाई के लिए 2000 किसानों ने लिखना है, इसको सबको लिखना है। जेल को घेरा और नारा लगाया, नारायण जी को छोड़ दो। या हमें भी जेल दो। नारायण जी को छोड़ दो या हमें भी जेल दो। प्रशासन द्वारा अंग्रेज नारायण जी को छोड़ना पड़ा। नारायण जी को रिहा करना पड़ा। यह आपको ध्यान रखना है कि सरकार द्वारा नारायण जी को रिहा करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो बिजोलिया में कर ना देने का पहला नारा इन्होंने लगाया है। और एक बताते हैं कि मेवाड़ में सबसे पहले सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति माना गया रमेश चंद्र व्यास। दो एक टाइप के व्यक्ति हैं कि पहली बार कर ना देने का नारा लगाने वाला और सबसे पहले सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति।
पथिक जी एक चीज समझ गए थे कि जब तक इस आंदोलन को नेशनल लेवल पर नहीं लिया जाएगा तब तक इस आंदोलन को कभी सफल नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई तो मकसद होगा नेशनल लेवल पे ले जाने का। अभी कोई पद छोड़ देता है तो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो जाता है कि पद छोड़ दिया। कोई व्यक्ति किसी की भैंस खुल जाए, सोशल मीडिया पर डाल दो, भैंस ही वायरल हो जाती है आजकल। तो आजकल सोशल मीडिया इस टाइप का हो गया है कि लोगों को न्यूज़पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती। आजकल हर चीज वायरल होने के लिए सोशल मीडिया है। पहले ऐसा नहीं था। तो सबसे मेन बात है कि पथिक जी को लगता था कि जब तक ये आंदोलन नेशनल लेवल का मुद्दा नहीं बनेगा इस आंदोलन को सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन नेशनल लेवल का मुद्दा से बनाए तो बनाए कैसे? अब कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए नेशनल लेवल का मुद्दा बनाने के लिए। नेशनल लीडर आएंगे, नेता आएंगे, सारे लोग जब जुड़ेंगे तब जाके इसकी आवाज सरकार के नेशनल लेवल तक पहुंचेगी। सरकार, अंग्रेजी सरकार तक पहुंचेगी, तब जाके बिजौलिया का सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन पथिक खुद जेल तोड़कर आए हैं। यहाँ के किसानों की कहीं तक पहुंच नहीं है। वो किस टाइप से करें, किस टाइप से ऐसा हो कि नेशनल लेवल का आंदोलन बनाया जा सके। तो पथिक जी ने कई माध्यमों का यूज किया और सबसे पहले उनको पता था यदि इसको नेशनल लेवल का कोई भी एजेंडा बनाना है तो उसके लिए इसको जनता तक पहुंचाना होगा, बिजौलिया की सीमा से बाहर निकालना होगा। क्योंकि अब समय आ गया है कि बिजौलिया आंदोलन बिजौलिया और मेवाड़ की सीमा से बाहर तक जाए, लोगों तक जाए, जिससे लोग इसके बारे में जान पाए, इसकी चर्चा कर पाए। जब लोगों की जुबान पर बिजौलिया का नाम रहेगा तो सरकार तक बात पहुंचेगी और इसको किसानों को न्याय मिल सकता है। तो पहली बात आती है, हम एक तो बताते हैं कि पथिक जी ने सोच लिया कि हम इसके लिए समाचार पत्रों का सहारा लेंगे। लेकिन बिजौलिया के लोगों पर प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, छापने के लिए कुछ नहीं, तो छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस नहीं है तो पथिक जी क्या करें? क्योंकि बिना न्यूज़पेपर के आप इस आंदोलन को सफल नहीं कर सकते। इसलिए विजय सिंह पथिक के एक मित्र थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, उनको उन्होंने फोन किया कि साहब आप एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, आप एक अखबार भी चलाते हैं, आपके अखबार का बहुत बड़ा नाम है, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प करें, किसानों की हेल्प करें और आप हमारे आंदोलन को अपने अखबार में छापकर देशव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दें। तब उनका जो मित्र था पथिक जी का, गणेश शंकर विद्यार्थी, उसने प्रताप समाचार नाम के समाचार पत्र में, अखबार में, प्रताप अखबार में इसकी खबर पहली बार छापी, जो राजस्थान से बाहर का अखबार था। तो अब ये मान लीजिए कि ऐसे कौन कौन से अखबार हैं राजस्थान से बाहर के जिनमें बिजौलिया आंदोलन की नियमित रूप से खबर छापी गई। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्री में कि अभी जस्ट ही आया था कि ऐसे अखबार बताइए जिन अखबारों में बिजौलिया की नियमित रूप से खबरें छापी गई जो राजस्थान से प्रकाशित नहीं होते थे, राजस्थान से बाहर से प्रकाशित होते। प्रताप उसके ऑप्शन में था ही नहीं, क्योंकि प्रताप कानपुर से निकलता था, प्रताप ही न्यूज उसमें ऑप्शन में था ही नहीं। अब समस्या वहीं से आती है, तो कहां से अपन पढ़ेंगे? तो ये तो बन गया, क्या बताओ? तो यहाँ सबसे पहले कर ना देने और बेगार ना देने का नारा किसने लगाया? तो इनको रिहा करवाने के लिए कितने किसान गए थे? 2000। दूसरी बात ये आती है कि मैंने बताया था कि यहाँ एक व्यक्ति था जो गीत गाकर जनता को मोटिवेट करता था, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार। हाँ, भंवरलाल स्वर्णकार, ये बिजौलिया में गीत गाता है। प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार ने गीत गाया और इस गीत को लेकर बात करें कि कब गाया गया ये गीत, कौन सा गीत गाया गया, तो मुद्दा ये है कि आपको इस गीत को पॉइंट याद करने हैं। वैसे अभी तक आया नहीं, लेकिन आने वाले टाइम की आप कोई भरोसा नहीं है। मान मान मेवाड़ा राणा, प्रजा पुकारे रे, मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को। उस समय रूस में बोल्शेविक क्रांति चल रही थी, तो वहां के सरकार को भी किसानों के सामने झुकना पड़ा, तो उससे कनेक्ट किया इन्होंने कि मान, क्योंकि मेवाड़ के राणा को सबक सिखाने के लिए उन्हें ये कह सकते हैं फील करवाने के लिए, रूस जार को पतो ना लागो। सुन राणा फतमाल रहे, मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे,
रूस जार को पतो ना लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे, ये भवनलाल सोनकर का गीत है। दूसरा ऐसा देश व्यक्ति गीत जिससे किसानों को मोटिवेट किया जाता था, माणिकलाल वर्मा का था पंछीड़ा। तो माणिकलाल वर्मा भी यहाँ गीत गाते थे। माणिकलाल वर्मा ने जनता में जागरूकता लाने के लिए देशभक्ति गीत गाया पंछीड़ा। देशभक्ति गीत गाया और देशभक्ति गीत गाया, इसका नाम था पंछीड़ा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके द्वारा गाया गया गीत कौन सा था भाई, पंछीड़ा। पंछीड़ा गीत है जो इनके द्वारा गाया गया है। रूस रूस पंछीड़ा। अब यहां से एक मुद्दा आता है कि आपको ये बताना है कि कौन कौन से अखबार हैं जिनमें नियमित रूप से खबर छापी गई थी। पथिक जी को पता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को नॉलेज है कि सरकार को कहां दबाया जा सकता है, सरकार किस चीज पर दब सकती है, तो उसे पता था जनता को ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित करना आंदोलन में, और जितने लोग ज्यादा होंगे आंदोलन में उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन लोगों को जोड़े कैसे? आप 79 गांव के किसानों तक कैसे पहुंच बनाओगे? तो यदि पहुंच बनानी है तो आपको एक न्यूज़पेपर में खबर छापनी होगी, नेशनल लेवल का आंदोलन को बढ़ाना होगा। इसलिए इनके द्वारा अपने फ्रेंड को फोन किया गया, खबर छापी गई। अब ऐसे अखबार जिनमें नियमित रूप से खबर छापी गई है वो कौन कौन से थे? इनमें से बीच वाले में 4 अखबार लिखाऊंगा, इसमें से बीच वाले दोनों के नाम पूछकर पूछा गया था कि नियमित रूप से इनमें खबर छापी गई, कथन सही है या गलत है। तो मुद्दा यह है कि बिजोलिया आंदोलन की खबर छापने वाले अखबार बिजोलिया आंदोलन बिजोलिया आंदोलन की खबर छापने वाले समाचार पत्र खबर छापने वाले समाचार पत्र। अब इन समाचार पत्रों को हमें करना है भाई। सबसे पहली बात है, एक तो मित्र वाला, विजय सिंह पथिक का एक मित्र था गणेश शंकर विद्यार्थी। अभी लिखना नहीं, सारे लोग ऊपर देखो, क्योंकि इनको मैं एक पैटर्न के साथ पढ़ना है। आप ये मान लीजिए, सबसे पहले आप उस व्यक्ति से अपना काम करवा सकते हो जिसके आप कनेक्शन में हो, कनेक्ट हो, जो आपकी बात मानता हो। तो सबसे पहले बताते हैं कि ऐसा अखबार जिसमें खबर छापी गई, तो पहला समाचार पत्र था जिसमें नियमित खबर छापी गई थी, प्रताप। तो एक तो आप प्रताप से संदर्भ में मैं कुछ तथ्य आपको बताऊंगा। तो पहला अखबार जिसमें खबर छापी गई, उस अखबार का नाम था प्रताप समाचार पत्र। अभी लिखना नहीं, सुनना है केवल। पहला अखबार कौन सा है भाई? प्रताप समाचार। दूसरा अखबार जिसमें इनकी खबर छापी गई, तो दूसरे अखबार का नाम है अभ्युदय। ये अभ्युदय पूछा गया था, अभ्युदय समाचार पत्र की नियमित रूप से खबर छापी गई। तो कितने अखबार हो गए भाई? ये 2। पहला अखबार कौन सा है? प्रताप। और दूसरा कौन सा है? अभ्युदय। तीसरा जो अखबार है, इस अखबार का नाम है भारत मित्र। तीसरे अखबार का नाम है भारत मित्र समाचार पत्र। भारत मित्र समाचार पत्र, तीसरे अखबार का नाम भारत मित्र समाचार पत्र है, कि ये तीसरा अखबार है। तीसरे के बाद अगर हम बात करेंगे तो चौथा अखबार कौन सा है? तो वो है मराठा। चौथा अखबार है भाई मराठा समाचार पत्र। मराठा समाचार पत्र। और ये 4 अखबार हैं जिनमें नियमित खबर छापी गई। तो यही पूछा गया है, यही आपको पढ़ना है। तो बिजोलिया से संबंधित कितने अखबार दिख रहे हैं आपको? 4। पहला कौन सा है? प्रताप। दूसरे का अभ्युदय, तीसरे का भारत मित्र, और चौथा कौन सा है? इनमें से बीच वाले जो 2 हैं उनकी केवल जगह प्रकाशित की याद रखनी, कहां से प्रकाशित हुए थे। और जो पहला और जो चौथा है उसके बारे में व्यक्ति विशेष बताऊंगा, ये पर्सनल एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाते थे। इनमें सबसे पहले प्रताप की बात करें तो प्रताप ने ज्यादा खबर छापी है, ये उनका मित्र था, तो इनका संपादक था गणेश शंकर विद्यार्थी। कि प्रताप समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया?
तो संपादित किया गया था गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने। दूसरी बात यह आती है कहां से प्रकाशित हुआ, तो जगह भी आपको ध्यान रखनी है। प्रकाशित हुआ तो इसे प्रकाशित किया था कानपुर से। कहां से प्रकाशित हुआ है भाई? कानपुर नाम की जगह कहां है? यूपी में। कानपुर कहां है भाई? तो पहला अखबार बताओ कौन सा है? प्रताप अखबार को चलाने वाला कौन है? कहां से चलाया? सोना नहीं है, नींद नहीं आनी चाहिए, पानी वानी पी लीजिए अगर नींद आए, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, मौसम ही ऐसा है। आप नहीं चाहोगे फिर भी आंखें बंद हो जाएंगी, लेकिन इसी समय तो आपको आंखें खोलकर रखनी है। चलिए, और आपसे विशेष गुजारिश है, दिन रात को सो लिया करो। सोने के लिए रात बनाई है, और रात इसीलिए, अगर रात नहीं हो तो व्यक्ति काम कर करके ये मान लो शहीद हो जाए, काम कर करके मर जाए। रात इसीलिए कि कितना भी बड़े से बड़ा काम करना हो, आपको शाम होते घर लौटना है, रेस्ट करना है, फिर सुबह उसी एनर्जी से काम करना है। कि रात नहीं हो तो व्यक्ति का जीवन ही नहीं हो। रात इसीलिए बनाई, तो रात के काम रात में ही करने हैं, दिन के काम दिन में करने हैं। तो आप उनको ढंग से पढ़ लें उस किताब को, कि रात में कौन कौन सा काम होता है, दिन में कौन कौन सा होता है, जिससे कि आपको पता रहे, नहीं तो उल्टा सुल्टा हो जाता है काम। चलिए, बहुत अच्छे से पढ़ी है मैंने तो, देखो। चलिए, तो आप देखते हैं आगे। तो दूसरा अखबार कौन सा है? अभ्युदय। दूसरा कौन सा है? अभ्युदय। इसका आपको ध्यान रखना है, प्रकाशन का स्थान। हाँ, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे डाल देना। अरे थोड़ी बहुत तो मेहनत कर लो, हिंट बता दो। मतलब इतने बड़े बिना हिंट के ही हो गए। देखो, लोगों के पास बड़ी समस्या है, उम्र बढ़ती जा रही है, अभी भी हिंट चाहिए। देखो, तो ये जो अखबार है ये चलाया गया था प्रयाग। प्रयाग नाम की जगह, प्रयाग को पहले क्या कहने लगे थे? इलाहाबाद। इलाहाबाद को भी क्या कहते हैं? प्रयाग। भारत मित्र की बात करें कि भारत मित्र का प्रकाशन कहां से हुआ, तो इसका प्रकाशन हुआ है भाई कलकत्ता से। इसका प्रकाशन हुआ है कलकत्ता से। प्रयाग को इलाहाबाद कहते हैं, प्रयाग ही इलाहाबाद है। अरे मैं बता रहा हूं, चारों भिड़ क्यों रहे? प्रयाग ही इलाहाबाद है, एक ही बात है, भिड़ रहे हैं। ये कोई बात भिड़ने की है? इसको भी टेलीग्राम पे डालूं? कलकत्ता, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। चलो, अब मुझे एक बात बताओ आप, कि पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पश्चिम में, इसलिए पश्चिम बंगाल है। चलो, बहुत बढ़िया आंसर। देखिए, अगला है मराठा। चौथा अखबार कौन सा है? मराठा के बारे में बात करते कि मराठा अखबार का संपादक कौन था, तो मराठा अखबार चलाया था बाल गंगाधर तिलक ने। और ये मान लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति हैं जो राजनीतिक रूप से जेल गए थे। बाल गंगाधर तिलक है, और यही पहली बार है जिन्होंने, अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था, एक कानून बनाया था कि कोई भी व्यक्ति अपने अखबार में सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छापेगा, तो दूसरे दिन ही छाप दिया इसने। क्योंकि नियम नहीं तोड़ेंगे जब तक सरकार को पता कैसे चलेगा कि आप जो करोगे उसके खिलाफ भारत करेगा, भारत के लोग करेंगे। दूसरे दिन ही छाप दिया। इसे 8 साल की सजा हुई थी। और इसका प्रकाशन कहां से किया, तो ये किया था पुणे से। इसका प्रकाशन किया था पुणे, और पुणे कहां है भाई? महाराष्ट्र। बताओ, इन चारों अखबार में से एक भी राजस्थान का है क्या? एक भी है क्या? पहला अखबार कौन सा है भाई? चलाने वाला कौन है? कहां से चलाया? दूसरा, कहां से चलाया? तीसरा, कहां से चलाया? चौथा, किसने चलाया? कहां से चलाया? जो शुरुआत की गई है वो शुरुआत की गई इस अखबार से। तो ये इसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था आंदोलन को। तो पथिक जी ने किसानों से कहा कि तुम्हें सबसे ज्यादा यदि किसी ने सपोर्ट किया है तो प्रताप समाचार पत्र ने, और उसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी ने। तो किसानों का ये जिम्मेदारी है कि वो रिटर्न गिफ्ट कुछ ना कुछ गणेश शंकर विद्यार्थी को दें। तो किसानों ने यहाँ रिटर्न गिफ्ट दिया था चांदी की राखी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी को बिजोलिया के किसानों ने रिटर्न गिफ्ट के रूप में राखी भेजी थी, काय की? चांदी की। तो यहाँ आपको ध्यान रखना एक और इम्पोर्टेंट, और ये बात आती है कि भाई बिजोलिया के किसानों ने, एक बार लिखेंगे इसको, बना लो एक बार,
हाँ, बिजोलिया के किसानों ने गणेश शंकर विद्यार्थी को गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेंट की। चांदी की राखी भेंट की। अब पूछा किस टाइप से गया था क्वेश्चन की, अब विदो और भारत मित्र समाचार पत्र में बिजोलिया आंदोलन की खबर नियमित छापी गई थी, ये कथन सही है या गलत है? तो आपको मैं नोट में लिखाऊंगा कि इनमें चारों अखबारों में नियमित खबरें छापी गई हैं। और पथिक जी को एक चीज एहसास हुई, यदि हाँ बाद में आएंगे, अभी कैसे आ जाएंगे, अभी तो शुरुआत का फेज चल रहा है। अभी तो मुंबई जाएंगे, गांधी जी से मिलने जाएंगे मुंबई, उसके बाद गांधी जी प्रमोट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तब चलेंगे वो अखबार। एक साथ नहीं चलवाएंगे सारे, धीरे धीरे चलवाएंगे। बंद हो गई टीवी, बंद हो गई, रिमोट कहाँ गए सारे के सारे? चलाना एक बार पीछे वाली, बस बंद करने वाला मत चला देना, कि नहीं तो ये भी बंद हो जाएंगे। नहीं चली, चल गई ना, ठीक। पथिक जी को एक चीज का एहसास हुआ कि यदि आंदोलन में सफलता प्राप्त करनी तो एक ही आदमी है जो सफलता दिलाता आंदोलन में, वो है महात्मा गांधी। अब बिजोलिया को महात्मा गांधी के सपोर्ट की जरूरत है, और इसलिए ये मान लीजिए कि पथिक जी जो थे, गांधी जी जो थे, वो पथिक जी के फैन थे। पथिक जी का एक स्टेटमेंट है, गांधी जी का एक स्टेटमेंट है पथिक जी के लिए कि लोग तो बातें करते लेकिन पथिक अकेला है जो सिपाही की तरह काम करता है। और ये बताते हैं, उन्होंने बोला कि पथिक जी अकेले जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो एक इनविटेशन है मेरी तरफ से कि पथिक जी मुंबई मेरे सामने, मेरे समक्ष उपस्थित होकर सारी समस्याएं सुनाए। तो गांधी जी ने पथिक जी को मुंबई मिलने के लिए बुलाया था, और मुंबई मिलने के बुलाया तो वहां मुंबई गए, इन्होंने शिकायत की कि साहब बिजोलिया के किसान पीड़ित हैं। तो गांधी जी थोड़े गुस्से में आए, उन्होंने अपने मंत्री से आते नहीं थे, गांधी जी पहली बार आए थे। और ये मान लीजिए उनका एक मंत्री था सुखदेव महादेव देसाई, उनको आदेश दिया पत्र लिखो मेवाड़ के राणा को और कहो कि यदि किसानों की मांग नहीं मानी गई तो गांधी जी स्वयं बिजोलिया उपस्थित होंगे। और जब जब गांधी जी किसी क्षेत्र में गए हैं तो सफलता लोगों को मिली है, सरकारें आज तक गांधी जी से जीती नहीं है। और पत्र जब मेवाड़ के राणा को पहुंचा तो मेवाड़ के राणा ने उस पत्र का जवाब दिया, गांधी जी आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं जांच आयोग भेजकर जांच करवाकर इसकी पूरी की पूरी तह तक जाऊंगा, और जो सही होगा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो फैसला लूंगा। तो गांधी जी के दबाव के कारण मेवाड़ की सरकार ने, मेवाड़ के राणा ने एक आयोग भेजा था, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा आयोग भेजा था? बता, शॉर्ट फॉर्मेट में लिखवा रखा है क्या? लिखवा रखा है ना? कौन सा आयोग आएगा? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और ये गांधी जी के दबाव के कारण। तो गांधी जी से मिलने कहां जाएंगे पथिक जी? मुंबई। कहां जाएंगे? वहां मुलाकात हुई। मिलने के बाद ये बताते हैं कि गांधी जी ने अपने सचिव को आदेश दिया कि पत्र लिखो मेवाड़ के राणा को। मेवाड़ के राणा ने जांच का आश्वासन दिया, जांच आयोग आया, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। हमेशा जांच आयोग आते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई नहीं हुई, और वहां का मुंसिफ था माधो सिंह, उसने सरकार को कार्रवाई ना करने पर एग्री कर लिया, राजी कर लिया। समस्या विकट हो गई। अब पथिक जी को लगा अब गांधी जी से भी काम नहीं चलेगा। भारत का सबसे बड़ा मंच था उस समय जनता की मांग रखने का, वो थी कांग्रेस। अब इस आंदोलन को कांग्रेस के समक्ष रखना होगा। पूरी पूरी नेशनल लेवल के जितने भी लीडर हैं कांग्रेस में आएंगे, उसके अधिवेशन में इसकी प्रस्ताव रखना है। तो ये क्वेश्चन आया करता था पहले कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में बिजोलिया आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। फिर आने लगा कि किसने रखा, और आजकल आता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में जब पेश किया गया तो उसमें विरोध कौन कौन से नेताओं ने बिजोलिया आंदोलन के प्रस्ताव को पेश करने का किया, और समर्थन किस व्यक्ति ने किया था। तो अपन यहां से चीजें उठाकर लाएंगे। पहली बात है, ये ऐसे अखबार हैं जिसमें बिजोलिया आंदोलन की नियमित रूप से खबर छापी जाती थी। उसके बाद पथिक जी किससे मिलने जाएंगे? गांधी जी से। कहां मिलने जाएंगे? मुंबई। तो इसको बन गया हो तो नीचे नोट लगाओ एक।
लगा लीजिए नोट। नोट में लिखना इन अखबारों में, या इनका क्या अर्थ है, इन अखबारों का क्या अर्थ है, समझ जाएंगे ना। इन अखबारों में बिजोलिया आंदोलन की नियमित खबर छापी गई। इन अखबारों में बिजोलिया आंदोलन की नियमित खबर छापी गई। दूसरा नोट लगाएंगे, दूसरे नोट में लिखना पथिक जी गांधी जी से मिलने, पथिक जी गांधी जी से मिलने मुंबई गए। मिलने मुंबई गए और आंदोलन की सूचना दी, और आंदोलन की सूचना दी। तीसरा नोट लगाएंगे, गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर सचिव महादेव देसाई ने, गांधी जी के कहने पर इनके सचिव महादेव देसाई ने मेवाड़ राणा को, मेवाड़ राणा को पत्र लिखा, जिस पर राणा ने जांच का आश्वासन दिया, जिस पर राणा ने जांच का आश्वासन दिया। जांच का आश्वासन दिया, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए। अब मैंने आपको सीधे सीधे कंसेप्ट बताया कि भाई कितने अखबारों में खबर छापी जा रही है, 4। जब चारों अखबारों से बात नहीं बनी तो पथिक जी किससे मिलने गए, हाँ महात्मा गांधी जी से। कहां गए थे मिलने, मुंबई। तो उनका सचिव कौन था, महादेव देसाई ने किसको पत्र लिख दिया, किसको, राणा ने क्या रिप्लाई दिया है, क्या करवाऊंगा, और जांच करवा के क्या करूंगा, एक्शन लूंगा, है ना। चलिए उसके बाद क्या लूंगा, एक्शन। देखिए अब बात आती है कि यहां मेवाड़ के राणा ने, मेवाड़ की सरकार ने जांच आयोग भेजा है। मेवाड़ सरकार ने जांच आयोग भेजा, और यदि हम बात करेंगे इस जांच आयोग की, तो ध्यान रखना है कि मेवाड़ के राणा ने जांच आयोग भेजा, और जांच आयोग का नाम है भाई बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और ये जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के संदर्भ में हमें कुछ तथ्य याद करने हैं। आपको पता केसरी सिंह की अल्पायु होने के कारण से हटा दिया था, तो उसकी जगह पर नया सामंत किसको बनाया था, अमर सिंह को। तो जब बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया, सरकार द्वारा इसे भेजा गया, तो इसकी एक तो आपको ध्यान रखनी होती है टाइमिंग, कि कब आया होगा। तो ये आया था अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1919 में जांच आयोग आया। इसके सदस्य कौन कौन थे, किस किस व्यक्ति को इस जांच आयोग में नियुक्त करके भेजा, तो इसमें नियुक्त करके इनके द्वारा भेजा गया था। सबसे पहले तो बिंदुलाल भट्टाचार्य, सबसे पहले तो भेजा था बिंदुलाल भट्टाचार्य को।
एक व्यक्ति था अफजल अली, एक व्यक्ति है अफजल अली और एक है अमर सिंह। अमर सिंह राणावत, ये तीन लोग जो थे इन्होंने जांच की है और बिंदुलाल भट्टाचार्य इसके अध्यक्ष होने के कारण उसके नाम पर इस आयोग का नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। आप पिछले सारे एग्जामों को बिजोलिया से रिलेटेड उठा के देखोगे तो बिजोलिया में से सबसे ज्यादा बिंदुलाल भट्टाचार्य ही पूछा गया है। इस जांच आयोग ने जांच की और जांच में एक फैसला सुनाया और रिपोर्ट दी कि किसान जो है वो पीड़ित थे और किसानों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं सामंतों के और किसानों पर जो कर लगाए जा रहे हैं वो अनैतिक हैं। इसलिए सरकार से गुहार है किसानों की मांग सुने, बात सुने और उनके शोषण से उनको मुक्त करे और करों से उन्हें फ्री करे। तो मतलब मैं आपसे कहूं रिपोर्ट देगा किसानों के पक्ष में। तो जांच आयोग जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था इसने रिपोर्ट दी है किसानों के पक्ष में। किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाँ डीजे मंगा लिया। किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, लेकिन जब ये बताते हैं कि राजा तक ये खबर पहुंची कि किसानों के पक्ष में रिपोर्ट है, तो उस समय बताते हैं कि यहाँ का जो मुंसरिफ था माधो सिंह उसने राजा को कार्रवाई ना करने पर एग्री कर लिया और मेवाड़ की सरकार ने कोई भी कार्रवाई की नहीं। अब पथिक जी का माथा खराब हो गया, गांधी जी तक बात पहुंच गई, मामला फिर भी सोल्व नहीं हो रहा। अब तो एक ही मंच है जहां से हम आवाज उठा सकते हैं और वो है कांग्रेस। इसलिए इन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया कि अब बिजोलिया आंदोलन कांग्रेस तक पहुंचेगा तो ही सॉल्व होगा, तभी इसका सॉल्यूशन होगा किसानों का। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया। अब पूछा यह जाता है कितने कांग्रेस के अधिवेशन हैं जिनसे बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध है। तो मैं आपको अलग अलग टाइम पर है, एक साल में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता। हम 3 अधिवेशनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि अलग अलग नहीं पढ़ने पड़े, एक साथ उन्हें याद कर पाए कि तीनों में कौन कौन से अधिवेशन में इनका रिलेशन है। तो यहां आपको ध्यान रखना, रिपोर्ट तो हुई है किसानों के पक्ष में, लेकिन मैं आपसे कहूं बिजोलिया के मुंसरिफ माधो सिंह ने देखभाल करने वाला, टैक्स निर्धारित करने वाला ने सरकार को कर ना देने पर राजी कर लिया। सरकार को कार्रवाई ना करने पर एग्री कर लिया। ये आपको ध्यान रखना है कि कार्रवाई नहीं करनी है, इस चीज पे ने एग्री कर लिया, राजी कर लिया। तो ये मेवाड़ सरकार की तरफ से तथ्य है। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य हैं। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? कौन से किसान आंदोलन से? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में कितने सदस्य आए हैं? 3। पहला कौन है भाई? बिंदुलाल भट्टाचार्य, दूसरा अफजल अली और अमर सिंह। कब आया था ये? रिपोर्ट किसके पक्ष में दी है? कार्रवाई हुई क्या? किसने एग्री कर लिया कार्रवाई ना करने पर? माधो सिंह ने। अब समस्या ये है कि पथिक जी को लगा कि गांधी जी से काम नहीं चलेगा, बड़ा धमाका करना होगा, और बड़ा धमाका तब होगा जब कांग्रेस तक हमारी बात पहुंचे। अब देखिए 3 अधिवेशन 1919, 1920, 1921। रीजन ये कि कांग्रेस के एक साल में एक अधिवेशन होता था 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। उसमें एक अध्यक्ष नियुक्त करते थे एक साल के लिए। तो 28 से 31 दिसंबर को अध्यक्ष बनेगा, जो अगली नेक्स्ट ईयर के लिए वो कांग्रेस का परमानेंट अध्यक्ष रहेगा। अब बात यह है कि बताइए कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में ये प्रस्ताव पेश किया गया था बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो मैं एक साथ सारे के सारे लिखा देता हूं कौन कौन से ऐसे अधिवेशन हैं जिनमें कांग्रेस का रिलेशन है। तो कांग्रेस से संबंधित, बिजोलिया से संबंधित कांग्रेस अधिवेशन, बिजोलिया से संबंधित कांग्रेस अधिवेशन, बिजोलिया से संबंधित आपको पढ़ने हैं कांग्रेस अधिवेशन। ये बात अब आपको जाननी है, बिजोलिया से संबंधित कांग्रेस अधिवेशन लिखना मत, बस आगे सुनो एक बार। 3 अधिवेशन में आज तक केवल एक ही अधिवेशन आया है, पहला वाला, जिसमें प्रस्ताव पेश किया गया। तीनों की टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन मैं एक साथ इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि एक साथ वो याद हो पाएंगे।
कब कौन सा हुआ। सबसे पहली बात आती है कि पहला जो अधिवेशन है 1918 और 1918 नहीं 1919 और 1919 में अधिवेशन हुआ था अमृतसर अधिवेशन। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। अधिवेशन कहते हैं मीटिंग को। तो कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी 1919 में अमृतसर में, और वो इस मीटिंग के दौरान इस आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। चलो मान लिया इसमें प्रस्ताव पेश किया गया, तो पहली बात है इसमें सर्वप्रथम आंदोलन का प्रस्ताव रखा, इसमें बिजोलिया का प्रस्ताव पेश हुआ। बिजोलिया का पहली बार प्रस्ताव रखा गया। लेकिन हमारा मुद्दा ये किसने रखा, पहली बार प्रस्ताव रखा। अच्छा प्रस्ताव रखा क्यों जा रहा है, इसका मकसद क्या है बताओ। बिजोलिया का प्रस्ताव रखने का मकसद क्या है कांग्रेस में। क्या चाहिए, चलिए बहुत अच्छा बता रहे हैं आप, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा ही बता दो और बार आप। हाँ आप बताओ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बात यह कि भारत में सबसे बड़ी जो संस्था थी, मंच था अंग्रेजों की, अंग्रेज जिससे सुनते थे वो थी कांग्रेस। अब बात आती है कि यहां प्रस्ताव कौन रखेगा, तो अब एक बात तो ध्यान रखेंगे, यहां प्रस्ताव पेश किया है बाल गंगाधर तिलक ने। आपको ये बात है ध्यान रखनी है, यहां प्रस्ताव रखा, तो प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति कौन था, बाल गंगाधर तिलक। दूसरा मुद्दा यह कि चलो मान लिया कि बाल गंगाधर तिलक ने यहां पहली बार इसका मत रखा है, प्रस्ताव रखा था, तो दूसरी कंडीशन ये कि बताइए कि यहां विरोध किसने किया, तो विरोधी भी तो होंगे। तो अब आपसे पूछा जाएगा बताइए जब बिजोलिया आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था तो कांग्रेस किस मीटिंग में इसका विरोध किस किसने किया था, तो इसका विरोध दो लोगों ने किया है। एक तो स्वयं महात्मा गांधी, ए नहीं महात्मा गांधी, ए कब हो गए, एक तो खुद महात्मा गांधी। अब आप कहोगे साहब महात्मा गांधी तो खुद ही चाहते थे, फिर पेश क्यों किया, उसका रीजन था महात्मा गांधी मानते हैं कांग्रेस नेशनल संस्था है और उसमें गांव के आंदोलन की बात ना रखी जाए, स्थानीय क्षेत्र के लोग स्थानीय आंदोलन को अपने लेवल पर ही सॉल्व करें, हम उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को स्थानीय आंदोलन की संस्था ना बनाएं जिससे कि गांव गांव के लोग भी कांग्रेस में आ जाएं, साहब हमारे गांव का मैटर सॉल्व कर दीजिए। तो इसलिए इसे स्थानीय आंदोलन की संस्था ना बनाए, इसलिए इनका विरोध किया। और इनके साथ एक व्यक्ति और थे विरोध में, वो थे मदन मोहन मालवीय। एक और थे जिनका नाम था मदन मोहन मालवीय। आपसे पूछा जाएगा इसका समर्थन किसने किया, फिर एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने समर्थन किया, और समर्थन किया था केलकर ने, एनसी केलकर। और एनसी केलकर बाल गंगाधर तिलक का सपोर्टर था। अब मुझे बताइए, मैं आपसे कहूं बताइए बिजोलिया का प्रस्ताव कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पेश किया गया, जिसमें प्रस्ताव रखने वाला कौन है और इसका विरोध करने वाले कितने, दो, कौन कौन है, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय। और इसका समर्थन किसने किया, ठीक है चलो मान लिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एक साथ पढ़ लेते हैं जिनसे भी संबंध है। दूसरा अधिवेशन है 1920 का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का एक और अधिवेशन है 1920 में, कौन सा अधिवेशन हुआ है। अब नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ है इसका भी तथ्य देखो, मैं आपसे कहूं इसका संबंध एक और है नागपुर अधिवेशन का। यहां पथिक जी ने क्या दिमाग लगाया कि कांग्रेसी लोग हमारी सुन नहीं रहे, तो हम जो कह रहे हैं उसके झूठ मान रहे हैं, इसलिए अब इन्हें प्रदर्शन करके दिखाना होगा। तो पथिक जी ने बिजोलिया से 3 किसान बुलाए और 3 किसानों को बुलाकर जहां मीटिंग चल रही थी कांग्रेस के गेट के सामने, उनसे कहा आपको प्रदर्शन करके दिखाना है आंदोलन कैसे हो रहा है। तो एक ठिकानेदार बनेगा, एक किसान बनेगा, एक लीडर बनेगा, और तो ऐसे करके आपको प्रदर्शन करके दिखाना। तो उन्होंने बिजोली जहां कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था नागपुर का 1920 में, उसके गेट के बाहर बिजोलिया आंदोलन की प्रदर्शनी लगाई थी और प्रदर्शित करके दिखाया था उनके नेताओं के समक्ष, जिससे कि वो समझ सकें, रियलिटी प्रैक्टिकली जान सकें। तो अब मुद्दा ये कि बताइए बिजोलिया आंदोलन की प्रदर्शनी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में लगाई गई,
1920 का कौन सा अधिवेशन है? नागपुर। लेकिन यहाँ 3 किसान बुलाए थे, कालू राम, नंद राम और गोकुल, और पथिक जी के कहने पर इन तीनों ने इसकी क्या लगाई है? प्रदर्शनी। लेकिन यहां भी बात नहीं बनी, तो तीसरा अधिवेशन है 1921 में, अहमदाबाद अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन कौन सा आ जाएगा? अहमदाबाद अधिवेशन। और अहमदाबाद अधिवेशन में क्या हुआ? पथिक जी जब बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया इनका, तो गांधी जी से मिलने अधिवेशन में ही पहुंच गए, और अधिवेशन में जाकर इन्होंने गांधी जी से कहा कि साहब आप तो कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे मैंने 2-3 बार शिकायत कर ली, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कि गांधी जी आप हमारे आंदोलन को सोल्व करें। तो गांधी जी को क्या बार बार बिजोलिया बिजोलिया कर करके पथिक जी ने पका दिया। पथिक जी को देख के ही वो दूसरी साइड चले जाते, फिर बिजोलिया की बात करेगा। तो इसलिए गांधी जी ने फिर से, जब सबके बीच बैठे थे, लग रहा था कोई नेशनल मुद्दा आएगा, लेकिन फिर से बिजोलिया आ गया। तो पथिक जी उनके सामने जाकर कहते हैं साहब आप बिजोलिया का कुछ तो करो। तो गांधी जी गुस्से में आकर कहते हैं देखो पथिक जी, बिजोलिया का कुछ नहीं हो सकता, मेरी एक राय है, आप जाइए बिजोलिया, और जाकर बिजोलिया में किसानों से कहिए कि हिजरत कर जाएं, यानी अपनी जगह छोड़कर कोई दूसरी जगह डेवलप कर लें। तो बिजोलिया के किसानों को हिजरत करने का कहें, जिससे कि हिजरत कर जाएं। अब पथिक जी इस चीज पे गुस्सा हो गए कि गांधी जी खुद हिजरत करने के लिए कह रहे। तो गांधी जी, पथिक जी ने कहा कि आपसे अंतिम बार मैंने कहा है, आज के बाद यदि आपको ऐसा लगता है तो आज के बाद आपसे शिकायत नहीं होगी। और इस रिटर्न जवाब सुन ले, इस लाइन का वो ये है कि हिजरत करना नामर्दों का काम है, मर्दों का नहीं, और बिजोलिया में मर्द रहते हैं, आपके पास अब कभी भी मदद मांगने नहीं आएंगे। 1921 के बाद बिजोलिया के किसानों ने गांधी जी से मदद ही नहीं मांगी। और ये वाक्यांश कौन से अधिवेशन का है? 1921 के अहमदाबाद। तो प्रस्ताव पेश कौन से में किया गया है? प्रदर्शनी किसमें लगाई गई है? और गांधी जी से विवाद कौन से में हुआ है? बस यही है। तो यहां आपको ध्यान रखना है अधिवेशन। अब बना लो इसको। पथिक जी ने बिजोलिया से 3 किसान बुलाए। कुसानिक किसान। कई बार क्या गर्मी पड़ रही है, जीभ चिपक जाती है। हाँ, एक का नाम था गोकुल जी, एक का नाम था नंदराम, नंदलाल, और एक का नाम था कालू, कालू जी। हाँ, इस दौरान बिजोलिया आंदोलन की प्रदर्शनी लगाई गई। बिजोलिया आंदोलन की प्रदर्शनी लगाई। गांधी जी ने बिजोलिया के किसानों द्वारा हिजरत करने को कहा। और इस पर रिटर्न जवाब
मर्दों का नहीं। अब सरकार पे और दबाव बढ़ेगा, बात कांग्रेस तक पहुंच गई। तो पथिक जी को गांधी जी ने कहा कि आप भटको मत, आप अपनी कांग्रेस जैसे काम करें, ऐसी अपनी एक संस्था बना लो। तो गांधी जी ने उन्हें संस्था बनाने के लिए मोटिवेट किया। तो ये बताते हैं, पथिक जी ने गांधी जी के कहने पर एक संस्था बनाई थी, राजस्थान सेवा संघ। और समय पथिक जी बड़दा में थे, तो बड़दा में उन्होंने गांधी जी के कहने पर एक संस्था का गठन किया और उस संस्था को लेकर राजस्थान में अजमेर आ गए और अपना नया आंदोलन का केंद्र उन्होंने अजमेर बनाया और अजमेर से पूरे के पूरे बिजोली आंदोलन को कंट्रोल किया है। तो अजमेर से जब कंट्रोल करने लगे तो बताते इन्होंने रात के काम दिन में, आप बोल लो कि मन में तो आ रही होगी बात। तो बात यह है कि टाइम से सो जाता हूं, लेकिन कल नहीं सोया था। अरे कल इसलिए क्योंकि रात को घर से आया था, तो फिर इसलिए नहीं सोया, कोई और बात नहीं। देखो गंभीर नाले मसले को नहीं नहीं, और नींद आएगी फिर तो पानी पीने से। तो आपको ही आ रही है, देखो आप ही सो रहे हो उस पानी को पी के। देखो तो बताते हैं, गांधी जी ने कहा कि आप अपनी खुद की संस्था बना लो। तो गांधी जी के कहने पर उन्होंने संस्था बनाई। उनको लगा कि कब तक मदद मांगेंगे दूसरे के अखबारों से, अपने अखबार चला देते हैं। तो उन्होंने खुद की प्रिंटिंग प्रेस खोलकर अखबार चला दिए। उन अखबारों के माध्यम से इन्होंने प्रचार किया है। दूसरी बात यह कि जब यहाँ ये बहुत ज्यादा लेवल का विरोध हुआ, तो लेवल का विरोध होने के बाद ये बताते हैं इन्होंने खुद के अखबार चलाने की कोशिश की। लेकिन आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, सुना है क्या? ठीक है, कब सुनी थी ये? एकीकरण में पढ़ाई थी क्या? क्या लाइन लिखाई थी इसके लिए? क्योंकि स्वतंत्रता के लिए आपको क्या करना है, स्वतंत्र रहने के लिए रियासतों को 50 लाख जनसंख्या और 3 करोड़ क्या मानेंगे गई थी आय, जिसके कारण ही तो ये हुआ था। लेकिन बात यह कि अब हम बात करेंगे इसको लेकर, तो सबसे मैंने की एक संस्था और थी, राजपूताना मध्य भारत सभा। संस्था कौन सी थी? राजपूताना मध्य भारत सभा। और राजपूताना मध्य भारत सभा ने बिजोलिया के मसले को थोड़ा सीरियस लिया और बिजोलिया के मसले को सीरियस लेकर राजपूताना मध्य भारत सभा ने एक जांच अधिकारी बिजोलिया भेज दिया, भवानी दयाल। एक संस्था थी राजस्थान में, राजपूताना मध्य भारत सभा, जिसकी स्थापना 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। उन्होंने देखा कि उनका मकसद ये था कि रियासती जनता की मुद्दे को सोल्व करना। तो जो राजपूताना मध्य भारत सभा थी, उन्होंने देखा कि बिजोलिया का सोल्यूशन ही नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक जांच अधिकारी भेजा, भवानी दयाल। जब ये भवानी दयाल को भेज दिया और भवानी दयाल यहाँ पहुंचा, तो भवानी दयाल के पहुंचने के बाद मेवाड़ के राणा को एक टेंशन हो गई कि बाहरी लोग आने लगे मेवाड़ में, बिजोलिया में, मतलब बिजोलिया फेमस हो रहा है, बाहर के लोग आने लगे। आज एक जना आया है, ये रिपोर्ट लेकर बाहर जाएगा तो 2 को बताएगा, 2 4 को बताएंगे, मतलब बिजोलिया तो बाहरी लोगों का आंदोलन हो जाएगा। इसलिए बताते हैं कि राणा फतेह सिंह ने इनको बुलाया, भवानी दयाल अधिकारी को, और इससे कहा कि हम नहीं चाहते बिजोलिया और मेवाड़ का मुद्दा मेवाड़ की सीमा से बाहर जाए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप जैसे थैला लेकर आए हो ऐसा ही थैला लेके चले जाइए। उन्होंने कहा आप तो सब सॉल्यूशन ही नहीं करे तो कैसे जाऊं मैं, इसीलिए तो भेजा है कि मैं वादा करता हूं
जांच आयोग लाऊंगा नया, जांच होगी और जांच में जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कार्यवाही। तो भवानी दयाल को इन्होंने विश्वास दिलाया अधिकार, राणा फतेह सिंह ने, तो भवानी दयाल रिटर्न हो गया। जांच आयोग आया और मैंने लिखाया था आपको शॉर्ट में RTR लिखाया था क्या, वो RTR वाली बात है, तो RTR आएगा। RTR जांच, आज तक जो जांच आयोग आए थे उनमें क्या था, जांच अधिकारी बिजोलिया जाते थे लोगों के बीच में जांच करने के लिए। इस बार RTR जांच आयोग में 3 व्यक्ति नियुक्त किए और उनके नेतृत्व में 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और उन्होंने मकसद रखा कि हम बिजोलिया नहीं जाएंगे, बिजोलिया के किसानों को उदयपुर बुला लो। तो बिजोलिया के किसानों को उदयपुर बुलाया, खूब सारे किसान शिकायत लेकर आए और RTR आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की कि किसान सही है, किसानों पर सामंती शोषण हो रहा है, इसलिए किसानों का सॉल्यूशन किया जाए। रिपोर्ट किसानों के पक्ष में, किसान फिर खुश हो गए, अब की बार तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कार्यवाही नहीं। किसानों का डीजे बार बार लौट जाता था। तो बताते हैं कि ये RTR भी रिपोर्ट देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और उस समय पथिक जी की वो संस्थाएं और अखबार जो थे वो प्रभावी होते हैं और उनके थ्रू उन्होंने बात किया। तो अभी लेटेस्ट जो जांच आयोग है वो कौन सा है, भवानी दयाल। ये पूछा जा रहा है कि बिजोलिया में भवानी दयाल नाम का जांच अधिकारी किस संस्था द्वारा भेजा गया था, तो राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा। किसके द्वारा, ठीक है, ये बन गया क्या बताओ, मुझे बताओ। बिजोलिया आंदोलन का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पेश किया गया, कब की बात है ये, पेश करने वाला कौन है, विरोधी कितने हैं, पहला बताओ, दूसरा समर्थन किसने किया। अच्छा, प्रदर्शन कौन से अधिवेशन में हुआ है, 1920 के नागपुर, कितने लोगों ने किया, पहला बताओ, दूसरा, तीसरा, फिर कौन सा अधिवेशन है। इसमें गांधी जी ने कहा है बिजोलिया के किसान क्या कर जाएं, जिस पर पथिक जी ने क्या जवाब दिया, हिजरत करना ना मर्दों का काम है, मर्दों का नहीं। और बिजोलिया में, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा डाल दिया। इसके बाद देखेंगे कि एक राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा एक संस्था अधिकारी भेजा गया, इसको लिखेंगे मेरे साथ। बहुत बढ़िया, अच्छा बताया आपने। राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा बिजोलिया में बिजोलिया भेजा गया जांच अधिकारी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा भेजा गया जांच अधिकारी कौन था, और उस व्यक्ति का नाम क्या बताया मैंने, भवानी दयाल। मेवाड़ के राजा ने उसको कैसे लौटाया, क्या कह के लौटाया, जांच करवा। हम अपने लेवल पे करेंगे कि बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं चाहते। भवानी दयाल, ये बाहरी व्यक्ति होने के कारण ये बाहरी व्यक्ति होने के कारण राणा फतेह सिंह राणा फतेह सिंह ने जांच का आश्वासन देकर वापस लौटा दिया। आश्वासन देकर वापस लौटा दिया। मेवाड़ सरकार ने नया जांच आयोग कौन सा भेजा था, RTR।
नया जांच आयोग भेजा आरटीआर। लेकिन इस आरटीआर आयोग की खास बात है कि ये खुद नहीं गए, किसानों को ही उदयपुर बुलाया। आरटीआर जांच आयोग का नाम नहीं, 3 अधिकारी हैं, राज सिंह बेदला, तख्त सिंह और एक है रमाकांत मालवीय। एक है रमाकांत मालवीय। ये 3 है और इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, इनको मैंने शॉर्ट में लिख दिया था आरटीआर, जिससे कि आपको याद हो जाए। इनकी खासियत की समय बताइए, ये कब आया? तो ये आया था फरवरी 1920 में। इन्होंने क्या किया, बिजोलिया के किसानों को बिजोलिया में आमंत्रित किया, उदयपुर आमंत्रित किया। किसानों को समस्याएं लेकर। बिजोलिया के किसानों को समस्याएं लेकर उदयपुर बुलाया। बहुत बढ़िया, अच्छा था। तो उदयपुर बुलाया, इन्होंने रिपोर्ट दी है भाई, और इन्होंने भी रिपोर्ट दी है किसानों के पक्ष में। कार्यवाही होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। लगाओ ना टाइम, तुम पर कोई काम ही क्या, टाइम का ही काम है। क्योंकि तुम्हें कोई सीरियस ही नहीं लेता, तो टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। देखो, अब लड़कियों को क्वेश्चन बनाना, बताना आरटीआर क्यों आया। देखते हैं आरटीआर क्यों आया, लड़कियां बताएंगे। नहीं, जांच के लिए तो आया, क्योंकि जांच आयोग नाम है। क्यों आया, क्यों आना पड़ा इसे? पहले वाले को फोड़ दिया। पहले वाले फ्लॉप हो गए थे, अब फोड़ दिया। पहले वाले फ्लॉप हो गए थे, मैंने ऐसे तो एक बार भी नहीं बताया। भवानी दयाल बाहर का था, इसलिए वो तभी लौटता, नहीं तो लौट कर जाता ही नहीं भवानी दयाल। तो इसलिए कौन सा आया था, आरटीआर। पुराने वाले नहीं फोड़े गए, कुछ नहीं हुआ पुराने वालों के साथ। कब बता दिए मैंने पुराने वाले फूट गए थे? तो नए वाले लाने पड़े। जो फूटे वाले तो कोई काम के ही नहीं है, फूटे फाटे किस काम के। हो जाता है सर। तो भवानी दयाल, इसका ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा है इस बार, कि भवानी दयाल आयोग बिजोलिया में आया तो किस संस्था द्वारा भेजा गया था? कौन सी संस्था है? राजपूताना मध्य भारत, और धीरे, राजपूताना। बहुत बढ़िया। किसने पूछा? इन्होंने पूछा क्या? अंगड़ाई लेते हो, कौन पूछता? आराम से पूछो। देखो, हाथ पैर ऊपर करके कौन पूछता है? देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में बनाई गई, जिसका पहला अधिवेशन दिल्ली में और राजस्थान में तीसरा अधिवेशन हुआ था 1920 में अजमेर में, जमुना लाल बजाज की अध्यक्षता में। जैसे ही प्रजामंडल आएंगे, प्रजामंडल में सारी संस्था पहले ही पढ़ा दूंगा, उसके बाद प्रजामंडल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, फरवरी 1920 में कौन सा जांच आयोग आया है? आरटीआर। आरटीआर में 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन से? राज सिंह बेदला, तख्त सिंह और भवानी, नहीं भवानी कहाँ गया, रमाकांत मालवीय। असर हो रहा है, देखो कब आया था? फरवरी 1920 में। अच्छा, या
भिजोलिया के किसानों को समस्याएं लेकर उदयपुर बुलाया, लेकिन रिपोर्ट किसके पक्ष में हुई है? कार्रवाई हुई है क्या? कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं होती थी कार्रवाई? लड़कियां बताएंगे। मूड ही नहीं होता। कार्रवाई कैसे होगी? देखो, मन भी तो होना चाहिए। देखिए, अब इसके बाद गांधी जी ने पथिक जी से कहा कि पथिक जी, आप कोई संस्था अपने लेवल पे बना लो। आपको ऐसे कभी कांग्रेस को पकड़ लेते हो, कभी मुझे पकड़ लेते हो, मैं घर से निकलता हूं तो आपको देख के निकलता हूं, कहीं रास्ते में ना मिल जाओ। इसलिए आप अपना कोई लेवल पे काम कीजिए। तब गांधी जी के कहने पर पथिक जी ने एक संस्था बनाई थी, राजस्थान सेवा संघ। ये आजकल, पहले आता था कि राजस्थान सेवा संघ किसने बनाई, आजकल आती है कि राजस्थान सेवा संघ पथिक जी ने बना दिया। अब पूछा क्या है, किसके कहने पर बनाया? महात्मा गांधी। बनाओ। गांधी जी के कहने पर। हाँ, यूपी का, यूपी का। गांधी जी के कहने पर। बहुत गंभीर क्वेश्चन पूछा देखो। पथिक जी ने, हाँ, संस्था स्थापित की। अब एक बात समझना है एक आपको, कि गांधी जी के कहने पर पथिक जी ने एक संस्था का गठन किया। इस संस्था का नाम था राजस्थान सेवा संघ। और राजस्थान सेवा संघ नाम की जो संस्था है, इसके बारे में कुछ तथ्य आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, बताइए स्थापना कब हुई, तो हमें ये तो पता पथिक जी ने की है, लेकिन स्थापना कहाँ हुई? तो इनकी स्थापना हुई है 1919 में, बड़दा। तो मतलब राजस्थान से बाहर बनाई गई है, बड़दा महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना में पथिक जी का सहयोग किसने किया? तो इसमें आपको इस टाइप से पढ़ना है, स्थापना में सहयोगी, कि पथिक जी का सहयोग किसने किया। तो यदि आपको सहयोगी पढ़े जाते हैं, तो इसमें सहयोगी था, एक फ्री व्यक्ति था, राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। और एक व्यक्ति था हरिभाई किंकर। ये दोनों व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्था की स्थापना में मदद की है, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। दूसरी बात है, मैं आपसे कहूं कि संस्था का आप सीधे सीधे नाम पढ़ोगे तो संस्था का नाम ही क्या है भाई? और राजस्थान सेवा संघ मतलब राजस्थान के लोगों की सेवा करने वाला संगठन, मतलब राजस्थान के लोगों की आवाज उठाने वाला संस्थान। अब मुझे एक बात बताओ, राजस्थान के लोगों की आवाज उठानी है तो बड़दा में राजस्थान के लोग कहां से आएंगे? तो राजस्थान के लोग तो कहां मिलेंगे? इसलिए संस्था को कहां ना बढ़ेगा? राजस्थान। तो इस संस्था का स्थानांतरण 1920 में अजमेर कर दिया, और पथिक जी ने अपनी कर्मस्थली नई गांधी जी के कहने पर अजमेर को बनाया। तो अजमेर से फिर ये कार्यवाही करने लगे। तो मैं आपसे कहूं, इसका स्थानांतरण हुआ है स्थानांतरण किया 1920 में। 1920 में इसका स्थानांतरण किया। तो इनका मुख्यालय कहां हो जाएगा? नया अजमेर। अब पथिक जी को पता है संस्था हो गई, अब प्रिंटिंग प्रेस भी लगा लेते हैं, अखबार भी अपने ही चलाएंगे। अब तो इनके द्वारा खुद के न्यूज़पेपर चलाए गए थे। अब यहाँ न्यूज़पेपर आते हैं, एक साथ 4-5 न्यूज़पेपर मैं आपको बताऊंगा, वो यूज याद करने हैं सबसे ज्यादा। और पथिक जी के ने गांधी जी के कहने पर अपना उमा जी के खेड़े से नया केंद्र जो बनाया था आंदोलन का, वो कौन सा बन गया है? अजमेर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहा हुई थी? बड़दा में। जिसका ट्रांसफर 1920 में कहा कर दिया? अजमेर। और इसमें सहयोगी कितने लोग हैं? 2, रामनारायण चौधरी और दूसरा कौन सा है? हरिभाई किंकर, जिन्होंने स्थापना में क्या किया? इनकी मदद। किसने की है मदद? इन लोगों ने किसकी मदद की थी? विजय सिंह पथिक की। तभी जाके दो संस्था बनी है। अब इस संस्था का नाम के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि राजस्थान के लोगों का क्या करेगी? सेवा करेगी। मतलब उनकी सेवा में, उनकी मदद में इनको संगठन को काम करना है। इनका मकसद है आम लोगों की आवाज उठा। अरे क्या कर रहा है? बार बार हाथ पैर ऊपर कर लेता है।
थोड़ा तो सब्र कर। देखो गर्मी इतनी पड़ रही है। देखो अब देखते हैं तो पथिक जी द्वारा चलाए गए अखबार, तो नीचे एक नोट लगाएंगे इसके नीचे। तीन और तीन 6 और 2 8 और 3 11। अब दोनों के बीच में 11 पेन है। कैसे डिसाइड करते हो कौन सा शब्द कौन से पेन से लिखना है? तो कोई तो, ये बहुत टाइम से मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहा है पिछले 1.5 घंटे से कि 11 पेनों में कैसे डिसाइड करते हो कौन सा शब्द कौन से पेन से सही रहेगा। यहाँ पर ऐसे जैसे गांधी जी लिखा, गा को लाल से, दी को ब्लू से अच्छा, क्या बात है, कितना गंभीर आंसर था ये। नहीं सुन लिया सबने, आपकी बात सब सुनते हैं, देखो मैं भी सुनता हूं चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब तू हाथ पैरों को ऊपर मत करना, थोड़ी टाइम रहे, 15 मिनट रह गए हैं बस। पिछले आधे घंटे में 5 बार कर दिया हाथ पैर ऊपर इसने, हर बार रोकता हूं फिर कर देता है। देखिए अब लास्ट में अपन बात करें तो गांधी जी, अब नोट लगाओ, एक नोट लगा लिया, बहुत जल्दी लगाते हो नोट में लिखो नोट में लिखना, गांधी जी के कहने पर, अरे आराम से, गांधी जी के कहने पर पथिक जी ने अपना, गांधी जी के कहने पर पथिक जी ने अपना नया आंदोलन का केंद्र अजमेर बनाया, नया आंदोलन का केंद्र अजमेर बनाया। गांधी जी के कहने पर पथिक जी ने अपना आंदोलन का नया केंद्र अजमेर बनाया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब पथिक जी ने खुद की प्रिंटिंग प्रेस खोल ली है, तो पथिक जी द्वारा चलाए गए न्यूज़पेपर, पथिक जी द्वारा चलाए गए समाचार पत्र, कि पथिक जी द्वारा चलाए गए समाचार पत्र कौन कौन से थे। बात को समझना, ये अखबारें, इनको एक साथ ही लिखना है अपने को। जैसे सबसे पहले इनके द्वारा अखबार चलाया गया था पथिक जी द्वारा राजस्थान केसरी, कि पथिक जी द्वारा सबसे पहला जो अखबार चलाया गया है वो चलाया गया था राजस्थान केसरी। तो इनके द्वारा राजस्थान केसरी अखबार था जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले चलाया गया था राजस्थान केसरी। दूसरा जो अखबार है वो चलाया गया था इनके द्वारा नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान के साथ इन्होंने तीसरा चलाया था तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान। एक इनके द्वारा नव संदेश चलाया गया था और एक उपरमाल का डंका। लेकिन ये 3 इंपोर्टेंट है, उपरमाल का डंका याद करना, नव संदेश का बिजोलिया से कोई रिलेशन नहीं है, पथिक जी का अखबार तो है लेकिन रिलेशन नहीं है। इनमें सबसे पहले जो अखबार चलाया गया, सबसे पहले दिख रहा है आपको राजस्थान केसरी, तो आपको यहां ध्यान रखना है इसका संपादन, संपादक कौन था इसका। फिर पूछा जाएगा इसका सह संपादक कौन था, सह संपादक कौन था। फिर इसको पूछा जाएगा कहां से चलाया गया, और फिर पूछा जाएगा सरकार ने इसको बैन कब किया, प्रतिबंध किया इसको, सरकार के खिलाफ छापने के कारण से बैन भी कर दिया गया है। पहली बात यह आती है कि यदि संपादक पूछा जाता है इसका, तो राजस्थान केसरी अखबार का संपादक थे विजय सिंह पथिक, तो मैं यहां सीधे सीधे लिख दूं पथिक जी, समझ जाओगे पथिक जी से। सह संपादक में आपको ध्यान रखना है राम नारायण चौधरी, कि राजस्थान केसरी के सह संपादक कौन थे, तो राम नारायण चौधरी।
चलाया कब गया था? तो ये चलाया गया था 1920 में बर्दा से। जब पथिक जी वहीं से, तो बर्दा महाराष्ट्र चलाया। और प्रतिबंध कब कर दिया? तो 1922 में सरकार ने इसको बैन कर दिया, क्योंकि इसके दो पार्ट थे राजस्थान केसरी का। एक वो पार्ट जो रियासती मामले छापेगा, और एक वो जो ब्रिटिश सरकार के मामले छापेगा। तो दो पार्टों में बटा हुआ था। बर्दा से प्रकाशित तो मोहर लग गई, बर्दा से ही छापना, तो वहीं से छपता। जब पथिक जी अजमेर आ गए, तो सत्यदेव विद्यालंकार नाम का एक व्यक्ति था, वो इसे कंटिन्यू करता है। इसके बाद नवीन राजस्थान कब चलाया? तो नवीन राजस्थान चलाया गया भाई इसके बैन होने के तुरंत बाद इसे बैन कर दिया। तो ये चलाया गया था 1922 में, लेकिन तब तक पथिक जी अजमेर आ गए थे। तो 1922 में चलाया गया है अजमेर से। सरकार ने देखा कि पथिक जी फिर से छाप रहे हैं, तो सरकार ने इसे 1903 में बैन कर दिया, 1923 में बैन कर दिया। एक साल बाद 1923 में से क्या कर दिया? बैन कर दिया। पथिक जी के दो अखबार दोनों ही रुक गए। तो आप देखो, क्लास टाइम पे आप पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, और किसी की कॉपी पे आपका मन आ जाता था कि ये चाहिए, तो आप उसे किसी भी कीमत पर चुरा लेते। सबसे पहला काम क्या करते? पस्ता चेंज करो। पस्ता अपना होगा, उसका होगा ही नहीं, तो पहचान ही खत्म। कॉपी बाकी तो सेम टू सेम होती है। तो सेम यही किया पथिक जी ने कि नवीन राजस्थान को बंद कर दिया, तो इसका पृष्ठ चेंज कर दो और नवीन की जगह पे लिख दो तरुण, बाकी सेम टू सेम रहने दो। तो नवीन राजस्थान का ही बदला हुआ नाम क्या था? तरुण राजस्थान। तो इस तरुण राजस्थान को इन्होंने चलाया है 1923 में। और इसका संपादक रामनारायण चौधरी को मानते हैं। रामनारायण चौधरी को। और इसका व्यवस्थापक किसको बनाया गया था? तो जय नारायण व्यास को। ये व्यवस्थापक वाला क्वेश्चन आता है। व्यास को, जिन्होंने इसे ब्यावर से प्रकाशित किया था। जिन्होंने इसको ब्यावर से प्रकाशित किया था। तो आजकल संपादक नहीं पूछा जा रहा है, तरुण राजस्थान का पूछा जा रहा है व्यवस्थापक। तो जयनारायण व्यास को व्यवस्थापक बनाया गया था, जिन्होंने इसे अजमेर की बजाय ब्यावर से प्रकाशित करना स्टार्ट किया। पथिक जी द्वारा एक हाथ से, जब पथिक जी के पास कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो एक पत्र हाथ से लिखते थे और हाथ से लिखकर उसे बंटवा देते पूरे बिजोलिया में, मोटिवेट करने के लिए किसानों को। तो हाथ से लिखा हुआ जो पत्र था उसका नाम था उपरमाल का डंका। तो हस्तलिखित जो पत्रिका थी जिनके द्वारा बांटी गई थी, उसका नाम था उपरमाल का डंका। जब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो व्यवस्थाओं की कमी में वो हाथ से लिखकर पत्रिका बांटते थे। तो एक चौथी आ जाती है उपरमाल का डंका। उपरमाल का डंका, ये पथिक जी द्वारा लिखा गया हस्तलिखित लिखी गई हस्तलिखित पत्रिका थी। तो ये पथिक जी द्वारा हाथ से लिखी गई पत्रिका मानी गई है उपरमाल का डंका। तो उपरमाल का डंका, जब उनके पास व्यवस्थाएं कम थी, तो हाथ से लिखकर लोगों को मोटिवेट करने का काम करते थे। क्या हुआ? देखो, इसकी फंडिंग सबसे ज्यादा जमनालाल बजाज ने की है और ईश्वरदान आसिया ने की है। बिल्कुल सपोर्ट उसने किया, पैसा, तभी तो उनको क्रांतिकारी गतिविधियों का भामाशाह कहते हैं। उन्होंने, वो व्यक्ति ऐसा था, उसे डेली पुलिस वाले उठा ले जाते थे, क्योंकि उन पर गांधी जी का पूरा असर था।
कोई भी आंदोलन करना होता धरने पर बैठ जाते, पुलिस की गाड़ी आती उन्हें उठा ले जाती। और उनका ये था सुबह ले गए तो शाम को छोड़ देते थे, शाम को ले गए तो सुबह छोड़ देते। उस व्यक्ति को लग गया कि मेरा तो डेली का काम है, लेकिन डेली का काम है तो जब उन्हें पुलिस वाले ले जाते थे तो उन्हें कहते अपने कपड़े उतारो, ड्रेस पहनो कैदियों वाली, तो कैदियों वाली ड्रेस पहना दी जाती। अब पर डे उन्हें कहा जाना है, पर डे ड्रेस कैदियों वाली पहना, तो बदबू आने लगी उस कैदियों वाली ड्रेस में जेल में। तो उस व्यक्ति ने इसका सॉल्यूशन निकाला, इन्होंने ड्रेस ही सिलवा ली कैदियों वाली, मेरा तो डेली का काम है। और पीछे लिखवा दिया कैदी नंबर 4, पीछे क्या लिखवा दिया, कैदी नंबर 4। जैसे कहीं धरना प्रदर्शन देते, पुलिस की गाड़ी रुकती है, पहले खड़े होते, बैग खोलते, ड्रेस पहनते, चलो ले चलो, वो नहीं पहननी पड़ेगी। और जैसे उन्हें छोड़ते तो बाहर आके चेंज करते, अपने सामान्य कपड़े पहनते। तो व्यक्ति का डेली का काम था, इसलिए गुलाम या कैदी नंबर क्या कहते हैं, इनको 4 कहते हैं। तो इनको डेली का काम था, गांधी जी का पूरा असर था, और गांधी जी का इन्हें 5वां पुत्र कहते हैं। 5वां क्यों कहते हैं, क्योंकि गांधी जी के पहले से 4 पुत्र थे, वहां तो एडजस्ट हो नहीं सकते, तो 5वें नंबर पे आएंगे तो 4 पुत्र तो पहले से ही थे गांधी जी के, तो उन्हें 5वें पुत्र की क्या दी गई है, संज्ञा। अब बात आती है कि मुझे बताइए पथिक जी द्वारा कितने समाचार पत्र दिख रहे हैं आपको, 4 हैं, 3 हैं, 3, और एक क्या है, पत्रिका। तो पहला कौन सा है बताओ, संपादक कौन है, सह संपादक, कब चलाया गया, कहां से चलायो, प्रतिबंध कब लगा। दूसरा कौन सा है, कब चलाया, कहां से चलाया, प्रतिबंध कब लगाया। तीसरा कौन सा है, कब चलाया गया, कहां से चलाया, संपादक कौन है, व्यवस्थापक कौन है, जय नारायण व्यास, उन्होंने इसका संचालन कहां से किया, ब्यावर से। और पत्रिका कौन सी है, कैसी लिखी हुई है। अच्छा, इससे पहले कितने अखबार याद करवाए बिजोलियास के लिए, 3 या 4, 4 या 3, ये लिख लिया क्या बताओ, ये तो लिख लिया ना। अब देखो 4 अखबार मैंने आपको पहले याद करवाए जो लेटेस्ट पूछे हुए गए हैं, और इनमें 4 अखबारों में आपको ये दिख रहे होंगे। पहला तो देखो कौन सा है, चलाने वाला कौन है, कहां से चलाया। दूसरा कौन सा, कहां से चला। तीसरा कौन सा, कहां से चला। चौथा कौन सा, कहां से चला है। अच्छा, गांधी जी से मिलने पथिक जी कहां गए थे, कहां गए थे, मुंबई में। और मुंबई में जाकर उन्होंने जांच आयोग के लिए दबाव डाला। तो पहले जांच आयोग कौन सा आया था, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। फिर राजपूताना मध्य भारत सभा ने कौन सा भेजा, भवानी दयाल। और तीसरा कौन सा आया, RTR। मुझे बताइए सेकंड चरण में आंदोलन का कारण क्या था। प्रति हल 10 रुपए वसूल निर्धारित करना, और उसका रीजन क्या बताया गया, पहले विश्व युद्ध की हानि की भरपाई करना, जो पहले विश्व युद्ध में नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए ये कर लगाया गया था। ये देखो गीत किसने गाया है, किसने गाया है, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकर। गीत कौन सा गाया है, मान मान मेवाड़ा राणा, प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। बाकी कब पढ़ेंगे, क्या बात है।